नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर श्रम क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित किया है। आधार वर्ष को वर्ष 2001 से संशोधित करके वर्ष 2016 कर दिया गया है और इसके आधार पर की जाने वाली मुद्रास्फीति सूचकांक गणना में गैर खाद्य पदार्थों को अधिक भारांश प्रदान किया गया है। आवास पर होने वाले व्यय के भारांश को पूर्ववर्ती 15.2% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी मदों पर होने वाले व्यय के भारांश को 23% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। श्रमिकों के भोजन और पेय पदार्थों पर होने वाले व्यय के भारांश को 46.2% से घटाकर 39% किया गया है। आधार वर्ष में किए गए संशोधन वर्षों से श्रमिक वर्ग की आबादी के बदले हुए उपभोग प्रतिरूप को प्रदर्शित करेंगे। अब इसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद संशोधित किया जाएगा। सीपीआई का उपयोग मुद्रास्फीति की निगरानी करने और सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते, पेंशनरों के लिए महंगाई राहत और औद्योगिक श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक की गणना के लिए एक मानक के रूप में किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर 4 सीपीआई श्रृंखलाओं का उपयोग किया जाता है। पहला है सीपीआई आईडब्ल्यू यानी इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दूसरा है कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई एएल यानी एग्रीकल्चरल लेबर और तीसरा है ग्रामीण श्रमिकों के लिए सीपीआई आरएल यानी रूरल लेबरर और चौथा है शहरी नॉन मैनुअल कर्मचारियों के लिए सीपीआई। इनमें से पहले 3 को श्रम ब्यूरो द्वारा प्रबंधित किया जाता है और चौथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। आइए अब जानते हैं सीपीआई के बारे में। सीपीआई वस्तु एवं सेवा समूह में मूल्य परिवर्तन के आकलन के लिए उपयोग किए जाने वाला एक व्यापक उपाय है। ये किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय को दर्शाता है। उर्जित पटेल समिति के सुझावों के आधार पर भारत में मौद्रिक नीति को थोक मूल्य सूचकांक की बजाय सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के संदर्भ में तैयार किया जाता है। सीपीआई आईडब्ल्यू कारखानों, खानों, बागानों, रेलवे, सार्वजनिक मोटर परिवहन उपक्रमों, विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रतिष्ठानों और बंदरगाहों तथा गोदियों जैसे 7 क्षेत्रों में से किसी एक में कार्यरत औद्योगिक श्रमिकों को शामिल करता है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम एवं रोजगार की स्थिति से संबंधित है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 को प्रकाशित किया है। ये रिपोर्ट श्रम बाजारों और श्रमिकों को वर्तमान और भावी कार्य अवसरों की ओर उन्मुख करने के लिए आवश्यक समयबद्ध रुझान प्रदान करती है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट का उद्देश्य 2 विषयों पर ध्यान केंद्रित करना है। पहला है वर्ष 2020 में अब तक उत्पन्न हुए महामारी जनित आर्थिक व्यवधान आर्थिक चक्रों के एक दीर्घ इतिहास के साथ संबद्ध है और दूसरा है आगामी 5 वर्षों में प्रौद्योगिकी अंगीकरण, रोजगार और कौशल के लिए अपेक्षित दृष्टिकोण। आइए अब रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों को जानते हैं। कार्यबल अपेक्षा से अधिक तेजी से स्वचालित हुआ है, जिसके कारण आगामी 5 वर्षों में 85 मिलियन नौकरियां प्रतिस्थापित होंगी। प्रौद्योगिकी और महामारी जनित मंदी के दोहरे प्रभाव के कारण असमानता में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वर्ष 2025 में विश्लेषणात्मक चिंतन, रचनात्मकता और लचीलापन आवश्यक शीर्ष कौशलों में शामिल होंगे। डेटा एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामग्री निर्माण और क्लाउड कंप्यूटिंग उभरते हुए शीर्ष पेशे हैं। अधिकांश प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वे होंगे जो वर्तमान कर्मचारियों के पुनः कौशल विकास और कौशल वर्धन का चयन करते हैं। 84% नियोक्ता दूरस्थ कार्य के महत्वपूर्ण विस्तार सहित कार्यशील प्रक्रियाओं को शीघ्रता से डिजिटल रूप में रूपांतरित करने के लिए तैयार हैं। आइए अब दी गई मुख्य अनुशंसाएं भी जानते हैं। जोखिम पर रहे या विस्थापित हो रहे श्रमिकों के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र की रीस्किलिंग और अपस्किलिंग को सुदृढ़ समर्थन प्रदान करना अत्यावश्यक है। कंपनियों द्वारा पर्यावरण, समाज और शासन के मापक मानकों को अपनाते हुए मानव एवं सामाजिक पूंजी के बेहतर संयोजन में निवेश किया जाना आवश्यक है। अगली खबर लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के मामलों के निपटान में विफलता। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE 500 कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में अनसुलझे लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान उत्पीड़न की शिकायतों की कुल संख्या में लगभग 75% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले वर्ष 2013 में विशाखा दिशा निर्देशों को लागू करने और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं का
कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 पोश एक्ट को लागू किया गया था। इसमें घरेलू कामगारों सहित औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इसके लिए नियोक्ताओं को प्रत्येक कार्यालय में 10 या अधिक कर्मचारियों के होने पर एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक होता है। 10 से कम कर्मचारियों वाले अन्य प्रतिष्ठानों और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए राज्य सरकार के जिला अधिकारी या कलेक्टर को प्रत्येक जिले में एक स्थानीय समिति का गठन करना अनिवार्य होता है। हालांकि कानून के लागू होने के बावजूद कई मुद्दों के कारण इस विधान का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो सका है। जैसे आईसीसी के सदस्यों में उचित प्रशिक्षण का अभाव है, इसलिए वे शिकायतों का त्वरित निपटान करने में असमर्थ होते हैं। लोग पोश की शिकायतों को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लेते हैं ताकि उनसे अविलंबनीय रूप से निपटा जा सके। शिकायतें अधिक जटिल प्रकृति की होती हैं, इसलिए जांच में अधिक समय लगता है। आइए अब जानते हैं इस संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम। समितियों के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित करना, समितियों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आदि। अगली खबर महिला अधिकारों से संबंधित है। द वर्ल्ड्स वीमेन 2020 ट्रेंड्स एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने ये रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के अंगीकरण के 25 वर्षों के बाद महिलाओं की वैश्विक स्थिति पर वास्तविक आकलन का अवसर प्रदान करती है, जो महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए है। आइए अब नजर डालते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा, शीघ्र विवाह, प्रसव और मातृ मृत्यु दर के संबंध में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में प्रगति बाधित रही है। श्रम बाजार में लैंगिक अंतराल स्थिर है, जो 27% है, जैसा कि ये वर्ष 1995 में था। श्रम बाजार में कामकाजी आयु वर्ग की केवल 47% महिलाओं की ही भागीदारी है, जबकि पुरुषों की सहभागिता लगभग 74% है। ये अंतराल दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है, जो कि 54% रहा, और भारत में वर्ष 2019 में महिला पुरुष श्रम बल भागीदारी दर का अनुपात 29.8% रहा था। एक औसत दिन में वैश्विक स्तर पर महिलाओं द्वारा अवैतनिक कार्यों पर लगभग 4.2 घंटे व्यतीत किए जाते हैं, जबकि पुरुष केवल 1.7 घंटे ही व्यतीत करते हैं। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य विकास ऋण में पहली बार खुले बाजार की संक्रियाएं संपन्न की गयी। भारत में केंद्र सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों ही जारी किए जाते हैं, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण या SDL कहा जाता है। SDLs राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड हैं, जिन पर ब्याज दरें सामान्य तौर पर केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों से अधिक प्रदान की जाती हैं। राज्य विकास ऋण GSEC के समान सुरक्षित होते हैं, क्योंकि राज्यों को उपसंप्रभु माना जाता है। SDLs को सांविधिक चल निधि अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए उपयोग किया जा सकता है, और मार्केट रेपो के माध्यम से उधार लेने और साथ ही चल निधि समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत RBI के अधीन पात्र संस्थाओं से उधार प्राप्त करने के लिए सभी कोलेट्रल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। RBI द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस का संचालन बाजार में रुपए की तरलता की स्थिति को समायोजित करने के उद्देश्य से बाजार से या बाजार को सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के माध्यम से किया जा सकता है। ये हालिया कदम राज्यों और केंद्र के बीच GST क्षतिपूर्ति को लेकर चल रहे विवाद की पृष्ठभूमि को देखते हुए उठाया गया है। इसके अलावा इस उपाय के कई और भी निहितार्थ हैं, जैसे ये राज्यों के लिए उधार की लागत को कम कर सकता है। इसके अलावा RBI की बैलेंस शीट में सुधार कर सकता है। राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में 2 ट्रिलियन रुपए तक उधार लिए जाने की संभावना है, जो कि पिछले वर्ष के 1.5 ट्रिलियन रुपए की वास्तविक राशि से 33% अधिक है। द्वितीयक बाजार गतिविधि में सुधार हो सकता है। इसके अलावा तुलनीय परिपक्वताओं वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के विपरीत SDLs का तर्कसंगत प्रसार हो सकता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। श्रीलंका की संसद द्वारा 20वां संशोधन पारित किया गया। 20वें संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करना है और ये दोहरी नागरिकता रखने वाले व्यक्तियों को राजनीतिक पद पर नियुक्त होने के अवसर उपलब्ध कराता है। ये संशोधन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के पारिवारिक राजनीतिक नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने में सहायता भी करता है। नया संशोधन कार्यकारी राष्ट्रपति के लिए विस्तारक शक्तियों और अधिक उन्मुक्तियों का उपबंध करता है। इसके तहत 19वें संशोधन में किए गए प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है, जो राष्ट्रपति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने और संसद को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित थे।
ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात यानी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ये किसी भी देश के सार्वजनिक ऋण का उसके सकल घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात होता है। ये किसी देश के अपने ऋणों का भुगतान करने की क्षमता को दर्शाता है। सार्वजनिक ऋण भारत की संचित निधि पर भारित केंद्र सरकार की कुल देनदारियां होती हैं। वर्ष 2020 में भारत का सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपात उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 89.3% होने का अनुमान है। इस उल्लेखनीय वृद्धि के कारणों में कोविड-19 की प्रतिक्रिया के दौरान हुए सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी और कर राजस्व एवं आर्थिक गतिविधियों में गिरावट शामिल है। शहरी नियोजन शिक्षा में सुधार के लिए नीति आयोग पैनल। नीति आयोग द्वारा गठित पैनल शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में लाए गए सुधारों को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगा। इस संबंध में पैनल को कई अधिदेश प्रदान किए गए हैं कि पैनल तेजी से हो रहे शहरीकरण और उससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के संदर्भ में भारत में शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली, बहुविषयकता, पाठ्यक्रम और संबंधित मुद्दों के संबंध में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करेगा। ये देश में योग्य शहरी योजनाकारों की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति के संबंध में भी समीक्षा करेगा। ई धरती जियो पोर्टल, इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। ये विरासत में प्राप्त मानचित्र जैसे आरेखन और लीज प्लान यानी पट्टेदारी योजना को प्रबंधन सूचना प्रणाली में एकीकृत करने में सहयोग करेगा और डेटा को भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS सक्षम डेटा में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करेगा। भूमि और विकास कार्यालय ने एक संपत्ति प्रमाण पत्र तैयार किया है जिसमें संपत्ति का विवरण और रूपरेखा मानचित्र शामिल है। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से संपत्ति का पट्टेदार अपनी संपत्ति का मूल विवरण, साथ ही साथ इसकी स्थिति को दर्शाने वाले मानचित्र को प्राप्त करने में भी सक्षम होगा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। हाल ही में हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ द्वारा संचालित एक पहल है। इसे संपूर्ण भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए आरंभ किया गया है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जो रक्त में आयरन की कमी या स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी होने पर उत्पन्न होती है। वर्ष 2016 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 58.6% बच्चे, 53.2% गैर गर्भवती महिलाएं और 50.4% गर्भवती महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित पाई गई थीं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के द्वितीय क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार का उद्घाटन किया गया। इसे नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में स्थापित किया गया है, जिसके तहत पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। NMPB यानी नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड आयुष मंत्रालय के तहत है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी यानी होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली कच्ची औषधियों के संबंध में 8 RRDRs की स्थापना करना है। RRDR संबंधित कृषि जलवायु क्षेत्र से वृहद पैमाने पर एकत्र की जाने वाली कच्ची औषधियों के संग्रहण, प्रलेखन और प्रमाणीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ज्वारीय विघटन की घटना, टाइडल डिसरप्शन इवेंट। हाल ही में इस घटना का खगोलविदों द्वारा अवलोकन किया गया था। ये प्रकाश रूपी एक दुर्लभ विस्फोट था जो एक अति विशालकाय ब्लैक होल द्वारा तारे के विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। ये घटना तब घटित होती है जब कोई तारा आकाशगंगा के केंद्र में अति विशालकाय ब्लैक होल के चारों तरफ विचरण करता है और ब्लैक होल का अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तारे को पदार्थ की महीन धाराओं में विखंडित कर देता है। इसे स्पैगेटिफिकेशन के रूप में भी जाना जाता है। ये ज्वारीय विघटन की घटनाएं दुर्लभ होती हैं और इनका अध्ययन करना कठिन होता है। नाग मिसाइल। नाग मिसाइल का अंतिम प्रयोग परीक्षण राजस्थान के पोखरन रेंज में सफलतापूर्वक कर लिया गया है। ये भारत की तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये 500 मीटर से 20 किलोमीटर की परिचालन रेंज के साथ ऑल वेदर, फायर एंड फॉरगेट तथा लॉन्च के बाद लॉक ऑन सुविधाओं से युक्त है। ये एकल शॉट परीक्षण में 90% सफल रही है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।